नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय जल सुरक्षा संधि 2000 पर। दुनिया की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि। दोस्तों, ये संधि इसलिए मायने रखती है क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो देश होते हैं देश के पास में जो एक समुद्र की सीमा होती है, कुछ हद तक तो उन देशों को उस पर अधिकार होता है। थोड़े और दूर तक जाते हैं तो वो अधिकार थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है या एक स्थान ऐसा आता है जिसे हाई सीज कहा जाता है, जहां पर जो उनके अधिकार हैं वो पूर्णतः सभी देशों के पास आ जाते हैं। मतलब कि उस पर सभी लोग अपने अपने काम कर सकते हैं। तो अब चूंकि वहां पर सभी की सुरक्षा है, तो फिर वहां पर सभी के हित भी उसमें जुड़ जाते हैं। यानी सब यदि उसमें अपना काम कर रहे हैं तो सबके फिर अपने अपने हित भी जुड़ जाते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो शक्तिशाली देश है वो तो वहां पर अपना कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जो विकासशील देश है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, उन शक्तिशाली देशों की अपेक्षा थोड़े कमजोर है। उनके काम वहां पर प्रभावित होने लगे, उनके पास वो अधिकार नहीं। इन पर एक संधि हुई, एक कानून बना, उसी के तहत ये पूरी की पूरी क्लास है। चलिए हम इसको समझते हैं ये क्या है। अंतरराष्ट्रीय जल सुरक्षा संधि 2025 जो प्रमुख प्रश्न है, चर्चा में क्यों है, इसका क्या महत्व है, किन देशों के बीच यह संधि हुई है, क्या पहले ऐसा कोई समझौता हुआ है, इससे क्या लाभ होंगे, भारत का दृष्टिकोण क्या रहा, निष्कर्ष अंत में आपके लिए एमसीक्यूज। अब देखिए यह चर्चा में क्यों है। यह विश्व की पहली जल सुरक्षा संधि है जो जल को संघर्ष नहीं बल्कि शांति और सहयोग का माध्यम बना। 19 सितंबर 2025 को मोरक्को ने 60वां देश बनकर संधि को कानूनी रूप दिया। मोरक्को और सियारा लियोन ने 19 सितंबर 2025 को इस संधि की पुष्टि की। इससे संधि ने 60 देशों की पुष्टि सीमा पार कर ली। इस संधि में अगर देखा जाए तो 60 देशों का होना जरूरी था। अब यह संधि 17 जनवरी 2026 से कानूनी रूप से लागू हो जाएगी। इसका क्या महत्व है, इसको हम समझते हैं। बीबीएनजे संधि, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो उन समुद्री क्षेत्रों की जैव विविधता की रक्षा करता है जो किसी देश के अधिकार क्षेत्रों में नहीं आते। यह संधि संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बनी और 19 सितंबर 2025 को 60 देशों के द्वारा अनुमोदन के बाद लागू होने की स्थिति में पहुंच गई। इसका उद्देश्य महासागर के 2/3 हिस्से में पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का सतत उपयोग और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना। यह 1982 में यूएनसीएलओएस संधि की कमियों को पूरा करती है। बीबीएनजे संधि वैश्विक सहयोग, पारदर्शिता, समुद्री जीवन की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम जनवरी 2026 से औपचारिक रूप से प्रभावी है। अब जिस हाई सीज की मैंने बात की थी वो है क्या, उसको समझते हैं। हाई सीज ट्रीटी क्या है। यह संधि उन समुद्री क्षेत्रों की रक्षा के लिए है जो किसी भी देश की सीमा में नहीं आते। यदि हम पूरे विश्व में देखें तो लगभग 64% से लेकर 50% के आसपास पूरे विश्व में ये क्षेत्र है जो वो आता है। और खाली समुद्री क्षेत्रों की बात करने तो दोस्तों ये 2/3 हिस्सा आता है, यानी 2 हिस्सा उसी के पास में है। कौन सा? हाई सीज वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी देश में जो उसकी समुद्री सीमा में कुछ हद तक तो उनका पूर्णाधिकार होता है, आगे चलकर जो अधिकार है वो थोड़े सीमित होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है या एक स्थान ऐसा आता है जहां पर वो जो क्षेत्र होता है जल वाला, उस पर सभी देशों के बराबर अधिकार हो जाते हैं। यह हाई सीज या एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन है। अब देखिए उद्देश्य क्या है। समुद्री जैव विविधता की रक्षा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जीव होते हैं। ओवर फिशिंग, डीप सी माइनिंग और प्रदूषण पर रोक, समुद्री जेनेटिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया एमपीएस बना, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए अनिवार्य करना, विकासशील देशों को तकनीक और वित्तीय सहायता देना। अब देखिए बीबीएनजे क्या है। बीबीएनजे असल में हाई सीज ट्रीटी का ही एक आधिकारिक है। यानी दोनों एक ही संधि है, लेकिन हाई सीज ट्रीटी एक आसान और लोकप्रिय है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्यों है यह दुनिया की पहली कानूनी जल संधि? यह पहली बार है जब हाई सीज पर कोई लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी लागू होगी। यह संधि यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के विस्तार के रूप में आई है। यह संधि 30x3 लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे, यानी 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और समुद्री क्षेत्र की रक्षा करे। किन देशों के बीच यह संधि हुई है? संधि में शामिल प्रमुख देश हैं नीदरलैंड है, केन्या है, भारत, फ्रांस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, नॉर्वे, कनाडा। एक तरीके से देखा जाए तो 60 के आसपास देशों ने इसको अनुमोदित कर दिया है। बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने इस पर अपनी सहमति जताई। कुल अगर देखें तो 60+ देशों ने भाग लिया और जल सहयोग पर कहीं ना कहीं अपनी सहमति जताई है। अब थोड़ा भारत का भी रुख देखेंगे, थोड़ा और जान लेते हैं। हाई सीज के लाभ, क्षेत्रफल और पर्यावरण।
हाई सीज लाभ क्षेत्र पर पर्यावरणीय महत्व यदि देखा जाए तो कितना क्षेत्र, तो हाई सीज यानी अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र पृथ्वी की सतह का लगभग 64% हिस्सा और महासागरों का करीब 2/3 हिस्सा कवर लेते हैं। क्या है लाभ? वैश्विक व्यापार और नौवहन का मुख्य मार्ग है ये। समुद्री जैव विविधता का ये विशाल भंडार है, बहुत समुद्री है। जलवायु संतुलन में योगदान देने वाली ये महासागरीय प्रभाव है। वैज्ञानिक अनुसंधान और औषधीय संसाधन के स्रोत पर्यावरण के लिए क्यों है जरूरी? महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे ग्लोबल जो वार्मिंग है वो कम होती। समुद्री जीवों की रक्षा से पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो संतुलित रहता है। महासागर पृथ्वी के ऑक्सीजन उत्पादन में भी योगदान देते हैं। तो इसका ये लाभ है। अगर हम देखें तो पर्यावरणीय महत्व तो इसका जरूरी ही है, और साथ में सभी देशों को वहां पर अपने कार्य के अनुसार और प्रकृति को या पर्यावरण को कोई हानि ना हो, उसके अनुसार अपने कार्य वहां पर कर सके। क्या पहले ऐसा कोई समझौता हुआ है? बीबीएनजे संधि से पहले भी समुद्री जैव विविधता और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर कई बार पर्याप्त समझौते हुए हैं। आइए इसे क्रमबद्ध और परीक्षा उपयोगी शैली से समझते हैं। बीबीएनजे संधि से पहले के जो प्रमुख प्रयास, यूएनसीएलओएस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, स्वीकृति इसको 1982 में मिली, प्रभावी 1994 में हुआ, पक्षकार देश 170 से अधिक। उद्देश्य था समुद्री सीमाओं, संसाधनों और अधिकारों को परिभाषित करना। सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण के लिए स्पष्ट प्रावधान उसमें नहीं। फिर यूएनजीए रेजोल्यूशन 58/240/2003 महासागर के सतत उपयोग और जैव विविधता पर चर्चा शुरू हुई है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गठित कार्य समूह ने 9 इसमें बैठे देश का अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण के लिए कानूनी ढांचे की संभावना पर विचार। फिर इसके बाद में चौथा होता है जो 2016-17 में हुआ। मसौदा तैयार करने के लिए 4 सत्र आयोजित किए गए। बीबीएनजे संधि के प्रारंभिक तत्वों पर सहमति बनी। फिर इसके बाद में 5वां होता है आईजीसी। अब इसमें कुल 5 सत्रों में संधि के अंतिम मसौदे पर चर्चा हुई, और अब जो हुआ है वो है 19 जून 2023 को बीबीएनजे संधि को औपचारिक रूप से अपनाया। बीबीएनजे संधि कोई अचानक बना समझौता नहीं है, लगभग 20 वर्षों की अंतरराष्ट्रीय बातचीत और प्रयासों का परिणाम। यह यूएनसीएलओएस की कमियों को दूर करने और अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जैव विविधता की रक्षा के लिए एक नया कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा प्रदान करता है। ये चलते हैं इससे क्या लाभ है। बीबीएनजे संधि से अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री जीवन की रक्षा सुनिश्चित होगी, बहुत ज्यादा जरूरी, जिससे महासागरों की जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकेगा। यह संधि वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगी और विकासशील देशों को तकनीकी सहयोग, महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग संभव होगा, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। यह वैश्विक सहयोग और पारदर्शिता को मजबूत करती है, साथ ही यह जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने में मददगार होगी। भारत का दृष्टिकोण, भारत ने बीबीएनजे संधि को सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र में हस्ताक्षर किया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत महासागरीय जैव विविधता की रक्षा के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है, लेकिन भारत ने इसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया, यानी रेटिफाई नहीं। भारत का दृष्टिकोण संक्षेप में, हस्ताक्षर किया है पर रेटिफाई नहीं किया। भारत चाहता है कि विकासशील देशों को समुद्री तकनीक और संसाधनों तक वास्तविक पहुंच मिले। भारत इस संधि के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है, खासकर अपने डीप ओशियन मिशन और खनिज संसाधनों की पहुंच। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है, तभी संसद में अनुमोदन संभव होगा। क्लियर। भारत ने यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 में संधि के उद्देश्यों पर का समर्थन दोहराया। भारत का दृष्टिकोण संतुलित और रणनीतिक है। यह पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि संधि के प्रावधान राष्ट्रीय हितों और विकास प्राथमिकता के अनुकूल हों। आइए निष्कर्ष देखते हैं। बीबीएनजे संधि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक और बहुपक्षीय प्रयास है। यह संधि न केवल महासागरों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करती है, बल्कि वैश्विक सहयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरणीय महत्व भी बढ़ावा देती है। भारत जैसे विकासशील देश इसके माध्यम से तकनीकी सहयोग और संसाधनों तक समान पहुंच की उम्मीद रखते हैं। यह संधि यूएनसीएलओएस की कमियों को पूरा करती है और आने वाले समय में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करती है। आइए हम आज के एमसीक्यूज को देख लेते हैं कौन कौन से। बीबीएनजे संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जैव विविधता की रक्षा है, सीमा विवादों का समाधान है, या परमाणु निरसन। यहाँ पर जो सबसे करीब है वो है अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जैव विविधता की रक्षा करना। इसका जो फुल फॉर्म है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, चर्चा में है, पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है। यह संधि किस विषय पर केंद्रित है? ऊर्जा सहयोग पर है, जल सुरक्षा और शांति पर है, व्यापार समझौते पर है, या सैन्य गठबंधन पर? जल सुरक्षा और शांति पर।
बीबीएनजे संधि को प्रभावित होने के लिए कितने देशों का अनुमोदन आवश्यक था? अब इसका जो आंसर है वो आपको होगा 50, 60, 75 या 100। भारत ने बीबीएनजे संधि के संबंध में क्या कदम उठाए? संधि को पूरी तरह खारिज कर दिया है, संधि को अनुमोदित कर दिया है, संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं पर अनुमोदित लंबित है और संधि को लागू कर दिया। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से बताइएगा क्या इसका आंसर है। इस प्रकार आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों इसको अपन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में तारीख के साथ में किसी नई खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।